पिछली बार याद कीजिए जब आपको किसी बात का अफसोस हुआ हो, किसी चैट में झटपट जवाब दे दिया हो, बहस में कोई कड़वा शब्द कह दिया हो या किसी नए व्यक्ति के बारे में जल्दबाजी में राय बना ली हो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे दिमाग में एक ऐसी डिफॉल्ट सेटिंग है जो हमें लगातार ऐसी गलतियां करने पर मजबूर करती है। यह वीडियो अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की एक तकनीक के बारे में है। आसान शब्दों में कहें तो यह बताएगा कि कैसे इस दिमागी सेटिंग को हैक करें और अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं पर लगाम कसे। हमारे साथ बने रहें और आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी रोक आपके फैसलों, रिश्तों और यहां तक कि करियर को भी पूरी तरह से बदल सकती है। ये समझने के लिए कि हम इतने आवेगपूर्ण क्यों होते हैं, हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। वहां गहराई में एक पुरानी प्रणाली बैठी है जो हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। यह पहले काम करो फिर सोचो के सिद्धांत पर काम करती है। हजारों साल पहले इसने हमें दांत वाले बाघों से बचाया था। आज यही प्रणाली हमें बॉस के एक आलोचनात्मक ईमेल पर दुश्मनी से प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है। समस्या यह है कि आधुनिक दुनिया को पलक झपकते प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सोचे समझे फैसलों की जरूरत है। और हमारा काम है अपने इस पुराने दिमाग को खेल के नए नियम सिखाना। तो चलिए आज हमारे एक खास दुश्मन से मिलते हैं। वैसे ईमानदारी से कहूं तो इसे दुश्मन कहना ठीक नहीं होगा। यह तो हमारा एक बहुत ही मेहनती और बेहद पुराना सहायक है। कल्पना कीजिए आपके दिमाग में एक बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर लगा हुआ है जो लगभग हर समय ऑटो पायलट मोड में चलता रहता है। ये ऑटो पायलट गति के मामले में बेमिसाल है। ये पलक झपकते ही मिलीसेकंड्स में जानकारी प्रोसेस कर लेता है। जैसे ही यह किसी नए व्यक्ति को देखता है, झट से उसके कपड़ों, हेयर स्टाइल और बोलने के तरीके को स्कैन कर लेता है और तुरंत ही बिना आपकी जानकारी के एक फैसला सुना देता है। यह अपना है, यह पराया है, यह खतरनाक है, यह सुरक्षित है। ये सब कुछ आपके पिछले अनुभवों, आपने जो फिल्में देखी हैं और समाज से सीखे गए रूढ़िवादी विचारों पर आधारित होता है। अब सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यह शुद्ध रूप से हमारे अस्तित्व का सवाल है जो हमें अपने दूर के पूर्वजों से विरासत में मिला है। सोचिए, जब झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती थी तो उनके पास ये सोचने का समय नहीं होता था कि यह क्या है। जो तुरंत बाघ है सोचकर भाग जाता था वह बच जाता था, और जो ये सोचता रहता था कि हम शायद ये सिर्फ हवा है, वह अक्सर किसी का भोजन बन जाता था। इसी तरह हमारे दिमाग ने इन मानसिक ढांचों या पैटर्नों को बनाकर अपनी कीमती ऊर्जा बचाना सीख लिया। लेकिन समस्या यह है कि आज दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब झाड़ियों में कोई कृपादांत वाला बाघ नहीं है, लेकिन हमारा ऑटो पायलट अभी भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। और आज ये बाघ कहाँ देखता है? अपने बॉस के एक बिना स्माइली वाले छोटे से मैसेज में या मेट्रो में किसी अजनबी की तिरछी नजर में। ये तब भी चिल्लाता है, खतरा, तुरंत प्रतिक्रिया दो। और हम भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं। नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं और जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। इस अंदरूनी ऑटो पायलट के काम करने के तरीके को समझना ही पहला कदम है, ताकि हम सही समय पर इसकी लगाम अपने हाथों में ले सके। हमारे दिमाग के स्वचालित हिस्से यानी ऑटो पायलट का सबसे जाना माना पहलू है पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि आपको पहली छाप बनाने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। और यह बात सच भी है। यह वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। यह गोंद की तरह व्यक्ति की छवि से चिपक जाती है और फिर इसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन असलियत में यही वो बड़ी गलतफहमी छिपी है जिसे हम आज दूर करेंगे। हमें सिखाया जाता है कि इस पहली भावना अपनी सहज ज्ञान पर भरोसा करे, लेकिन आइए ईमानदार रहे। पहला प्रभाव हमारे दिमाग का सबसे आलसी उपकरण है। यह किसी व्यक्ति का विश्लेषण नहीं करता, ये बस उसे अपने डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मिलाता है। कड़क सूट पहना इंसान, दिमाग तुरंत उसे गंभीर, भरोसेमंद की श्रेणी में डाल देता है। हुडी और टैटू वाला लड़का, गैर भरोसेमंद,
चंचल की श्रेणी में। हम इन लोगों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही अपना फैसला सुना चुका होता है। इतना ही नहीं, यह छाप 50% उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि आप पर निर्भर करती है। क्या आपको भूख लगी है, तो आपको सब कुछ परेशान करने वाला लगेगा। आपका मूड अच्छा है, तो एक चिड़चिड़ा कैशियर भी आपको प्यारा लगेगा। पहला प्रभाव कोई निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता। यह सीधे तौर पर उस खास पल में आपकी मनःस्थिति का आईना है। इसलिए इसे अंतिम सत्य की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि सबसे पहली कच्ची परिकल्पना के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसी परिकल्पना जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। तो इस स्वचालित मोड ऑटो पायलट से नियंत्रण अपने हाथ में कैसे ले, इसकी शुरुआत कैसे करें? इसका जवाब चौंकाने वाला सरल है, और यही इसकी खासियत है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक सचेत विराम लेना। यह सिर्फ एक दो ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड की छोटी सी अवधि है। उस घटना, उत्तेजना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच का बेहद सूक्ष्म समय। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक काल्पनिक स्टॉप बटन है। किसी ने आपको सड़क पर कट मार दिया। आपका ऑटो पायलट पहले ही चिल्ला रहा है, हॉर्न बजाओ, बुरा भला कहो, और ठीक इसी क्षण आपको उस बटन को दबाना होगा। इससे क्या फायदा होता है? यह सूक्ष्म विराम आपके दिमाग के लिए एक जीवन रेखा है। यह घटना, भावना, क्रिया की स्वचालित श्रृंखला को तोड़ देता है। यह एक ऐसा बफर जोन बनाता है जहां आपका धीमा लेकिन विचारशील मस्तिष्क तेज और आवेगपूर्ण मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठा पाता है। इस विराम को बनाने का सबसे आसान तरीका है बस एक गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। जब आप सांस लेते हैं तो गुस्से या नाराजगी की पहली लहर थोड़ी शांत हो जाती है। ये छोटा सा पल पर्याप्त है ताकि स्वचालित प्रतिक्रिया के बजाय आपके पास एक विकल्प आ जाए, और चुनाव की यही स्वतंत्रता हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो हमने स्टॉप बटन दबाया और एक गहरी सांस ली। अब आगे क्या? आगे हमें अपने मोड को वकील से जासूस में बदलना होगा। एक वकील का काम है जल्दी से दोषी को ढूंढ निकालना और उस पर आरोप लगाना, लेकिन एक जासूस का काम बिना किसी पक्षपात के सबूत और तथ्य इकट्ठा करना होता है। इस पड़ाव पर हमें एक वीडियो कैमरे की तरह पूरी तरह से निष्पक्ष होना होगा। हमारा लक्ष्य है सही और गलत के बीच फर्क करना, यानी जो असल में हुआ उसे हमारी सोच या कल्पना से अलग करना। अपने आप से एक सीधा सवाल पूछिए, असल में क्या हुआ? यह नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि सिर्फ क्या। उदाहरण के लिए, आपके सहकर्मी ने मीटिंग में कहा, यह प्रस्ताव अभी अधूरा लग रहा है। ये एक तथ्य है। ये वही बात है जिसे एक कैमरा भी रिकॉर्ड करता, लेकिन उसने मुझे नीचा दिखाया। वह मुझे अक्षम मानता है, या उसने यह जानबूझकर बॉस की नजरों में अच्छा बनने के लिए किया। इस तरह के विचार अब तथ्य नहीं है। ये आपकी अपनी व्याख्याएं हैं, आपकी अपनी कहानियां हैं। कोशिश करें कि आप स्थिति का वर्णन ऐसे करें जैसे कोई पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, तटस्थ और बिना किसी भावना के। शाम 3:05 पर इवान पेत्रोव ने यह वाक्य कहा। सुबह 10:20 पर मिला संदेश 3 शब्दों का था। यह सरल तरीका पहले भावनात्मक उबाल को शांत करने और ठंडे दिमाग से स्थिति को देखने में मदद करता है। हम अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब हम अपने दिमाग की सबसे चालाक चाल को समझने जा रहे हैं। हम लगातार तथ्यों को अपनी व्याख्याओं के साथ मिला देते हैं, और हम ये इतनी कुशलता और तेजी से करते हैं कि हमें इस बदलाव का पता भी नहीं चलता। हमारे दिमाग को अनिश्चितता पसंद नहीं होती, इसलिए वह जानकारी के किसी भी खालीपन को तुरंत अपनी अटकलों से भर देता है, उन्हें तथ्यों जैसा बना देता है। आइए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। तथ्य यह है, आपके दोस्त ने 3 घंटे से आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया है। यह एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है जिसे मापा जा सकता है। और अब देखिए, दिमाग इसे क्या क्या बना सकता है। पहली व्याख्या, मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं, वह मुझे अनदेखा कर रहा है। दूसरी व्याख्या, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया और उसे नाराज कर दिया। तीसरी व्याख्या, उसे मुझसे ज्यादा दिलचस्प दोस्त मिल गए हैं। क्या आपको फर्क महसूस हुआ?
तथ्य एक है, लेकिन हमने खुद ही कितनी सारी कहानियां न बना ली हैं, और इनमें से हर कहानी अलग अलग भावनाएं जगाती है, जैसे नाराजगी, चिंता और ईर्ष्या। लेकिन इनमें से कोई भी साबित हुआ तथ्य नहीं है। ये बस हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारे डर और पिछले अनुभवों पर आधारित है। क्या हुआ और मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं कि बीच की इस सीमा को देखना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह वैसा ही है जैसे एक अंधेरे कमरे में बत्ती जलाना और यह देखना कि कोने में बैठा डरावना राक्षस दरअसल हैंगर पर लटका एक पुराना कोट मात्र है। शानदार। हमने तथ्यों को कल्पना से अलग करना सीख लिया है। अब अगला कदम एक कहानीकार बनना है। आपका दिमाग डिफॉल्ट रूप से आपको सबसे आसान, सबसे स्पष्ट या जो अक्सर होता है, सबसे नकारात्मक परिदृश्य सुझाता है। यह एक आलसी लेखक की तरह है जो पहली बार दिमाग में आने वाले विचार को लिख देता है और उसे प्रतिभाशाली समझता है। आपका काम है क्या होगा अगर मोड को ऑन करना और घटनाओं के कुछ और वैकल्पिक संस्करण तैयार करना। लक्ष्य है एक ही तथ्य के लिए कम से कम 3 अलग अलग स्पष्टीकरण सोचना। चलिए अपने दोस्त के पास वापस चलते हैं, जो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। दिमाग ने जो पहला विचार दिया वह मुझे अनदेखा कर रहा है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। अब हम अपनी रचनात्मकता को चालू करते हैं। दूसरा संस्करण, उसका फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है और वह अभी चार्जर ढूंढ रहा है। क्या यह संभव है? हाँ। तीसरा संस्करण, वह किसी जरूरी मीटिंग में है या गाड़ी चला रहा है और शारीरिक रूप से जवाब नहीं दे सकता। संभव है? बहुत। चौथा, अधिक रचनात्मक संस्करण, उसे एलियंस ने अगवा कर लिया है। मजाक है, जाहिर है, लेकिन यह भी दिखाता है कि विकल्पों की कोई सीमा नहीं है। इस अभ्यास से क्या मिलता है? यह नकारात्मक व्याख्या के एकाधिकार को तोड़ता है। जब आपके दिमाग में केवल एक बुरा परिदृश्य होता है, तो आप उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब आपके पास 3 या 4 होते हैं, तो बुरा परिदृश्य केवल एक संभावना बन जाता है। आपकी चिंता और नाराजगी तुरंत कम हो जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि ज्यादातर संभावना है कि सब कुछ कहीं ज्यादा सरल और सामान्य है। अब आइए थोड़ा और गहराई में उतरे और हमारे सोचने के सॉफ्टवेयर में मौजूद उन बग्स, गड़बड़ियों की बात करें। मनोवैज्ञानिक इन्हें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये सोचने की ऐसी व्यवस्थित गलतियां हैं जो हमें वास्तविकता को गलत तरीके से देखने पर मजबूर करती है। और इन बग्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण है पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। यह क्या है? यह हमारे मस्तिष्क की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह केवल उन्हीं जानकारियों को खोजता है, उनकी व्याख्या करता है और उन्हें याद रखता है जो हमारी पहले से मौजूद मान्यताओं की पुष्टि करती है। हम असल में अपने पहले विचार के वकील बन जाते हैं, न कि निष्पक्ष न्यायाधीश। मान लीजिए आपके मन में अपने नए सहकर्मी को लेकर यह पहली धारणा बन गई कि वह एक घमंडी व्यक्ति है। इसके बाद आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। वह हर बार गौर करेगा जब सहकर्मी ने आपको नमस्ते नहीं कहा, किसी से अकड़कर बात की या मुस्कुराया नहीं, और इसी दौरान दिमाग उन पलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा जब उसी सहकर्मी ने किसी की मदद की, विनम्रता से जवाब दिया या बिस्कुट बांटे। आप सच नहीं ढूंढ रहे होते, आप अपनी बात सही साबित करने के सबूत ढूंढ रहे होते हैं। यह एक बहुत खतरनाक जाल है, क्योंकि यह एक दुष्चक्र पैदा करता है। आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, उसके पुष्टिकरण पाते हैं और फिर उस पर और भी दृढ़ता से विश्वास करने लगते हैं, और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। इस जाल से बाहर निकलने के लिए आपको जानबूझकर खुद से यह सवाल पूछना होगा, कौन से ऐसे तथ्य हैं जो मेरे सिद्धांत के विपरीत हैं? पुष्टि नहीं, बल्कि खंडन खोजना। यही मजबूत सोच की असली निशानी है। हमारे दिमाग की एक और आम गलती है हेलो इफेक्ट। यह तब होता है जब किसी इंसान की एक खास सकारात्मक खूबी किसी चमकदार रोशनी की तरह बाकी सारी अच्छी खूबियों पर छा जाती है। नतीजतन हम उसे बिना किसी ठोस वजह के दूसरी अच्छी बातें भी मानने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रूप रंग।
रिसर्च ने कई बार यह साबित किया है कि हम अनजाने में खूबसूरत लोगों को ज्यादा बुद्धिमान, दयालु और कामयाब मान लेते हैं। हम एक आकर्षक चेहरा देखते हैं और हमारा दिमाग अपने आप ही उसमें कई और अच्छी खूबियां जोड़ देता है। इसके ठीक उलट, अगर हमें कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर पसंद नहीं आता, तो हम उसमें दूसरी कमियां भी ढूंढने लगते हैं। ये असर सिर्फ बाहरी रूप रंग तक ही सीमित नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि किसी ने किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो हम उसे अपने आप ही हर बात का माहिर समझने लगते हैं। अगर कोई शानदार मजाक करता है, तो हम मान सकते हैं कि वो एक भरोसेमंद दोस्त भी है। हम किसी एक चमकदार खूबी को पकड़ लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द पूरी शख्सियत गढ़ लेते हैं, जैसे एक अकेला खंभा पूरी इमारत को संभाल ले। हेलो इफेक्ट का खतरा यह है कि ये हमें असली इंसान को देखने से रोकता है। हम उससे नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से बात कर रहे होते हैं। इस जाल में फंसने से बचने के लिए जरूरी है कि हम किसी व्यक्ति के अलग अलग गुणों का अलग अलग आकलन करें। हाँ, वो एक बेहतरीन विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा टीम प्लेयर भी है। हाँ, वो बहुत आकर्षक हो सकती है, पर ये उसकी ईमानदारी की गारंटी नहीं देता। चीजों को अलग अलग करके देखे और तब तस्वीर कहीं ज्यादा साफ और निष्पक्ष होगी। जब हम दूसरों का विश्लेषण करते हैं, तो अक्सर एक अहम बात भूल जाते हैं, और वो है हम खुद। हमारी अपनी अंदरूनी हालत एक ऐसा शक्तिशाली फिल्टर है जो हर उस चीज को रंगीन कर देती है जिसे हम देखते हैं। इसे नजरअंदाज करना ऐसा ही है जैसे धूप का चश्मा पहने हुए किसी तस्वीर का रंग जाने की कोशिश करना। याद कीजिए, जब आपको जबरदस्त भूख लगी हो, उस वक्त कोई भी छोटी सी बात आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। एक छोटी सी देरी या किसी की धीमी रफ्तार सब कुछ एक बड़ी आफत लगने लगता है। मनोविज्ञान में तो इसके लिए एक खास शब्द भी है, हैंग्री। हैंग्री, जो अंग्रेजी के हंग्री भूखा और एंग्री गुस्सा शब्दों से मिलकर बना है। थकान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपके पास धैर्य और सहानुभूति के लिए कोई ऊर्जा नहीं होती। दिमाग ऊर्जा बचत मोड में काम करता है और किसी भी जटिल सामाजिक कार्य, जैसे दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, उसे मुश्किल लगता है। इसलिए वह सबसे आसान रास्ता चुनता है, चिड़चिड़ापन या उदासीनता। खराब मूड, तनाव, सिर दर्द, ये सब हमारी समझ को बिगाड़ देते हैं। किसी के बारे में या किसी हालात के बारे में कोई राय बनाने से पहले खुद का एक छोटा सा जायजा लेना फायदेमंद होता है। अपने आप से ये सवाल पूछें, मैं अभी शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरा मूड कैसा है? कहीं मेरी तीखी प्रतिक्रिया उस इंसान की वजह से तो नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं बस थक गया हूं और मुझे भूख लगी है। कभी कभी एक साधारण सैंडविच या 15 मिनट का आराम भी दुनिया के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो हमने तथ्य इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ वैकल्पिक संस्करणों पर विचार कर लिया है और अपनी खुद की मानसिक स्थिति की जांच भी कर ली है। अब सबसे अहम पल आता है, विश्लेषण करने और एक शुरुआती निर्णय पर पहुंचने का समय। हमारा काम है सभी उपलब्ध पक्ष और विपक्ष को तौलना और हमारे संस्करणों में से सबसे संभावित को चुनना। कल्पना कीजिए कि आप अदालत में एक जूरी सदस्य हैं। आपके पास गवाहों की गवाही, तथ्य और वकीलों के कुछ संस्करण आपकी व्याख्याएं हैं। यदि आप भावनाओं और अटकलों को एक तरफ रख दें, तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक विश्वसनीय लगता है? यहां ऑक्कम का रेजर नामक सिद्धांत बहुत मददगार होता है। ये कहता है, जब तक आवश्यक न हो, तब तक चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो सबसे सरल व्याख्या ही अक्सर सही होती है। आइए उस सहकर्मी के हमारे उदाहरण पर वापस चलते हैं जिसने आपके प्रस्ताव को अधूरा कहा था। पहला संस्करण, वह मुझे फंसाना और नीचा दिखाना चाहता है। यह एक काफी जटिल व्याख्या है। इसमें सहकर्मी की किसी दुर्भावनापूर्ण योजना, किसी गुप्त शत्रुता का अस्तित्व निहित है। दूसरा संस्करण, उसे लगता है कि प्रस्ताव को सचमुच और काम करने की जरूरत है और उसने अपनी पेशेवर राय व्यक्त की है। यह कहीं अधिक सरल और संभावित व्याख्या है, जिसके लिए
किसी जटिल साजिश सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। अपने संस्करणों को संभावना के पैमाने पर आंखें। क्या अधिक संभावित है कि आपका दोस्त आपसे गुप्त रूप से नफरत करता है और आपको अनदेखा करता है, या यह कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है? 99% मामलों में उत्तर स्पष्ट होगा। यह कदम नाटकीय कल्पनाओं से ध्यान हटाकर स्थिति के यथार्थवादी मूल्यांकन पर लाने में मदद करता है। सारी जांच पड़े डेस्ताल के बाद भी अगर आपको लगे कि जानकारी अभी भी अधूरी है, तो क्या करें? आपने तथ्य जुटा लिए हैं, अलग अलग अनुमान भी लगा लिए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सही नहीं लग रहा। ऐसे में हमारे दिमाग को बेचैनी महसूस होती है। इसे अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं, और यह उसे भरने की पूरी कोशिश करता है। यह हमें कुछ भी सोच लेने, अंदाजा लगा लेने या किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए उकसाता है। और बस यही आपको सच्ची समझदारी दिखानी है और यह स्वीकार करना है, मुझे नहीं पता। और यह बिल्कुल सामान्य बात है। अपनी अनभिज्ञता स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। यह अटकलों की कमजोर बुनियाद पर कोई भी कदम उठाने से कहीं बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जवाब बिल्कुल सीधा है, लेकिन हम न जाने क्यों इसे अक्सर भूल जाते हैं। बस पूछ लेना चाहिए। अगर किसी सहकर्मी के छोटे से मैसेज से आप परेशान हो गए हैं और आपको उसकी टोन समझ नहीं आ रही, तो इससे आसान कुछ नहीं कि आप उससे पूछ लें, नमस्ते, सब ठीक है ना? तुम्हारा मैसेज थोड़ा रूखा लगा। शायद मैं घिल्लत समझी। अगर किसी करीबी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको बुरा लगा है, तो घंटों खुद को कोसने या परेशान होने के बजाय आप बस उसे सीधे कह सकते हैं, जब तुम ऐसे करते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है। क्या मैं सही समझ रही हूं कि तुम्हारा मतलब यही था? ज्यादातर मामलों में यही पता चलता है कि सामने वाले का कोई बुरा इरादा नहीं था। ऐसा सीधा सवाल 10 में से 9 झगाटे-धाशों को रोक सकता है, जो सिर्फ गलतफहमी और हमारी अपनी अटकलों की वजह से पैदा होते हैं। टेलीपैथ बनने की कोशिश करने के बजाय बस अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। यह अधूरी जानकारी पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सारी बातें एक असल जिंदगी के उदाहरण पर कैसे काम करती हैं। एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे होंगे। आप अपने किसी सहकर्मी को काम से जुड़ा एक सवाल भेजते हैं और जवाब में आपको एक छोटा सा, बिल्कुल सीधा साधा मैसेज मिलता है, जैसे कि सिर्फ ओके, ना कोई स्माइली, ना कोई नमस्ते या कृपया। ऐसे में हमारा ऑटो पायलट क्या करता है? वह तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। पहला ख्याल जो दिमाग में आता है, वह मुझसे नाराज है। शायद मैंने उसे किसी बात से परेशान कर दिया है। मुझसे क्या गलती हुई? आपका मूड तुरंत खराब हो जाता है। आप पिछले मैसेजेस और बातचीत को दिमाग में दोहराने लगते हैं, अपनी गलती ढूंढने लगते हैं। आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आपके सारे विचार इसी छोटे से माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं। अब आइए अपनी तकनीक का इस्तेमाल करें। स्टॉप बटन दबाएं और एक गहरी सांस लें। पहला कदम, तथ्यों को इकट्ठा करें। हमारे पास क्या है? तथ्य यह है कि हमें सिर्फ एक शब्द ओके वाला मैसेज मिला है, बस, और कुछ नहीं। हमारे पास इसके अलावा कोई और ठोस जानकारी नहीं है कि वह नाराजल है। ये अभी सिर्फ हमारा अंदाजा है। दूसरा कदम, वैकल्पिक संभावनाएं तलाशते हैं। संभावना एक, नकारात्मक, हाँ, वह वाकई नाराज है। संभावना दो, तटस्थ, वह बस बहुत व्यस्त है, शायद कहीं चलते फिरते जवाब दे रहा है और उसके पास ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। संभावना तीन, यह भी तटस्थ, वैसे भी उसकी बातचीत का तरीका ही ऐसा है, संक्षिप्त और काम की बात। संभावना चार, सकारात्मक, वह पूरी तरह से सहमत है और शायद पहले ही काम पर लग गया है, इसलिए उसने इतनी तेजी से जवाब दिया। तीसरा कदम, विश्लेषण। सादगी के सिद्धांत के आधार पर कौन सी संभावना सबसे ज्यादा लगती है? ज्यादातर दूसरी या तीसरी संभावना ही सही लगती है। उसकी नाराजगी वाली संभावना के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत किया है, जिसके लिए और भी कई अनुमान लगाने पड़ेंगे। निष्कर्ष, तो घबराने या चिंता करने का कोई ठोस कारण नहीं है। आप आराम से अपना काम जारी रख सकते हैं, और अगर फिर भी मन में शक बना हुआ है, तो आप बस पूछ सकते हैं,
सब ठीक है ना? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। कितना आसान है ना? ये हुनर उस माहौल में और भी जरूरी हो जाता है जहां हम अपना ज्यादातर समय बिता रहे हैं। इंटरनेट। टेक्स्ट पर होने वाली बातचीत में कई अहम चीजों की कमी होती है, जैसे आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा। हमें स्क्रीन पर सिर्फ लिखे हुए शब्द दिखाई देते हैं और हमारा दिमाग जानकारी की इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से बातें करने लगता है। आमतौर पर यह दिमागी बनावट सबसे बुरे रूप में सामने आती है। वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम को भी निष्क्रिय आक्रामकता के तौर पर देखा जाता है। बड़े अक्षरों में लिखा गया जवाब चीखना लगता है और एक इमोजी का न होना नाराजगी का संकेत बन जाता है। हम विराम चिन्हों के प्रति ज्यादा ही संवेदनशील हो जाते हैं, यह भूलकर कि हर व्यक्ति की ऑनलाइन बातचीत की अपनी अलग आदतें होती हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पर की गई टिप्पणियां अक्सर जंग के मैदान में बदल जाती हैं। किसी ने एक सामान्य या अस्पष्ट सी बात लिखी, दूसरे ने उसे सीधा अपना अपमान समझ लिया और जवाब में गुस्से भरी लंबी चौड़ी टिप्पणी आ गई। नतीजा ये होता है कि दो लोग जो असल जिंदगी में शायद आराम से बैठकर बातें करते, वर्चुअल दुनिया में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो इससे पहले कि आप कोई गुस्से वाला कमेंट लिखें या नाराजगी भरा मैसेज भेजें, हमारी इस तकनीक का इस्तेमाल करें। एक पल रुके, खुद से पूछें, क्या मैंने सामने वाले को सच में सही से समझा है? उसके मैसेज को एक बार फिर पढ़े, उसे किसी और अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। आरोप लगाने वाले नहीं, बल्कि तटस्थ या दोस्ताना अंदाज में। उसके शब्दों की कम से कम दो अलग अलग व्याख्याएं सोचने की कोशिश करें। हो सकता है कि व्यक्ति ने अपनी बात ठीक से न कही हो सकता है कि उसका मतलब कुछ और ही रहा हो। यह आसान सी मानसिक स्वच्छता आपकी ढेर सारी मानसिक ऊर्जा बचा सकती है और आपके रिश्तों को भी बनाए रख सकती है। एक बहुत ही अहम बात जिस पर गौर करना जरूरी है, किसी भी अच्छी तकनीक का एक बुरा पहलू भी होता है। अनुभव विश्लेषण, इंप्रेशंस एनालिसिस के मामले में यह खतरा विश्लेषणात्मक पक्षाघात, एनालिटिकल पैरालिसिस कहलाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब आप विश्लेषण में हर संभव विकल्प पर विचार करने में और छिपे हुए अर्थ खोजने में इतने डूब जाते हैं कि अंततः कोई निर्णय ही नहीं ले पाते या कोई कदम उठा ही नहीं पाते। आप घंटों तक एक छोटी सी बातचीत को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं। आप हर नजर, हर शब्द, यहां तक कि मैसेज में लगे हर विराम चिन्ह, कॉमा का विश्लेषण करते हैं। आप इस बात पर जटिल बहुस्तरीय सिद्धांत गढ़ने लगते हैं कि उस व्यक्ति का असली मतलब क्या था। आप जासूस की जगह एक षड्यंत्रकारी की तरह सोचने लगते हैं। यह समझना जरूरी है कि अनुभव विश्लेषण एक औजार है, न कि अपने आप में कोई लक्ष्य। इसका काम आपको पहली, सबसे अतार्किक और भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचाना है, ताकि आप एक ज्यादा संतुलित और सोच समझकर निर्णय ले सके। लेकिन यह खुद निर्णय की जगह नहीं ले सकता। उपयोगी विश्लेषण और अंतहीन, चिंताजनक आत्ममंथन के बीच एक बारीक पर महत्वपूर्ण रेखा है। इसे कैसे पहचाना जाए? विश्लेषण का कोई नतीजा निकलना चाहिए। या तो किसी ठोस कार्रवाई की ओर ले जाए, जैसे मैंने सीधे उससे पूछने का फैसला किया, या फिर स्थिति को स्वीकार करने की ओर, जैसे मैंने तय किया कि चिंता का कोई कारण नहीं है और इस बात को दिमाग से निकाल दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही बात को बार बार सोचते हुए बिना किसी निष्कर्ष के गोल गोल घूम रहे हैं, तो यह विश्लेषण नहीं है, यह मानसिक च्युइंग गम है और इसे अब थूकने का समय आ गया है। यह तो स्पष्ट है कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वह पहली बार में ही पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी। यह सोचना भोलापन होगा कि सिर्फ एक वीडियो देखने से आप अपने दिमाग को हमेशा के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसने अपनी आदतें और प्रतिक्रियाएं हजारों सालों से विकसित की हैं। यह एक कौशल है और किसी भी कौशल को अभ्यास की जरूरत होती है। जरा कल्पना कीजिए कि आपने मांसपेशियां बनाने का फैसला किया है। आप यह उम्मीद तो नहीं करेंगे कि एक बार जिम जाने से ही आपके सिक्स पैक एब्स बन जाएंगे। ठीक यही बात यहां भी लागू होती है।
सचेत रूप से रुकने और विश्लेषण करने का कौशल एक तरह की मानसिक मांसपेशी है और इसे प्रशिक्षित करना होगा। शुरुआत कहाँ से करें? छोटी शुरुआत करें। इस तकनीक को तुरंत किसी बॉस के साथ गंभीर विवाद या किसी प्रियजन के साथ झगड़े के बीच लागू करने की कोशिश न करें। यह ऐसा ही है जैसे बिना किसी तैयारी के 100 किलोग्राम का वजन उठाने की कोशिश करना। कुछ ऐसा चुनें जो सुरक्षित और कम भावनात्मक हो। उदाहरण के लिए, समाचारों की सुर्खियों पर आपकी प्रतिक्रियाएं या सोशल मीडिया पोस्ट पर। जब आप कुछ ऐसा देखें जो आपको तुरंत कोई तेज भावना जैसे गुस्सा, नाराजगी, खुशी दे, तो रुके। इस स्थिति को हमारे एल्गोरिदम से गुजारे। वास्तविक तथ्य क्या है? इसकी क्या-क्या व्याख्याएं हो सकती है? क्या मैं किसी संज्ञानात्मक पूर्वग्रह का शिकार तो नहीं हो गया? यह आपका अपना व्यक्तिगत जिम है। ऐसी साधारण रोजमर्रा की स्थितियों पर अभ्यास करके आप धीरे-धीरे अपनी जागरूकता की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। और जब कुछ वाकई जरूरी होगा तो यह पहले से ही तैयार होगी और आपको निराश नहीं करेगी। जब यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा तो क्या होगा? आपको कुछ बहुत दिलचस्प बदलाव नजर आने लगेंगे। शुरुआत में वे सूक्ष्म होंगे, लेकिन समय के साथ उनका असर साफ दिखने लगेगा। सबसे अहम बात जो आप महसूस करेंगे वह है मन की गहरी शांति। आपको गुस्सा दिलाना या भड़काना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले किसी का कड़वा शब्द या एक तीखी नजर आपके आधे दिन का मूड खराब कर देती थी, लेकिन अब उस घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच आपकी समझदारी का एक मजबूत फिल्टर काम करेगा। आप समझेंगे कि बात शायद आपसे जुड़ी नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के मूड या उसकी अपनी समस्याओं में है, या फिर आपकी अपनी थकान में। आप अपनी मनगढ़ंत बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे। दरअसल हमारी ज्यादातर परेशानियां असलियत की वजह से नहीं होती, बल्कि उन डरावनी कहानियों पर होती है जो हम खुद को सुनाते हैं। जब आप इन कहानियों को पहचानना सीख जाएंगे और उन्हें सच नहीं मानेंगे, तो चिंता के अवसर कई गुना कम हो जाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक अनुभवी नाविक लहरों को देखता है। एक नौसिखिए को हर छोटी लहर से डर लगता है, उसे नाव पलटने का डर रहता है। लेकिन अनुभवी नाविक शांत रहता है। वह लहरों के स्वभाव को जानता है, अपनी नाव को संभालना जानता है और समझता है कि ज्यादातर लहरें कोई वास्तविक खतरा नहीं होती। आप भी अपनी भावनाओं के ऐसे कप्तान बन जाएंगे जिसे अब कोई भी छोटी मोटी लहर आसानी से अपनी राह से भटका नहीं पाएगी। और अगर हम इससे भी आगे लंबी अवधि में देखें, तो इस तकनीक का नियमित अभ्यास न केवल आपके मूड को, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। ये सुनने में भले ही बड़ा दावा लगे, लेकिन आइए तथ्यों पर गौर करें। सबसे पहले आप बेहतर निर्णय लेने लगेंगे, खासकर वित्तीय मामलों में। कितनी बार हमने लुभावने विज्ञापनों या क्षणिक चाहत के प्रभाव में आकर आवेगपूर्ण खरीदारी पर पैसे खर्च किए हैं। अपने अनुभवों का विश्लेषण करके आप एक कदम पीछे हट सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या यह सिर्फ एक भावनात्मक आवेग है? दूसरा, लोगों के साथ आपके रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। आप कम नाराज होंगे, बेतुकी बहसों में कम उलझेंगे और दूसरों के इरादों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप समझने के लिए सुनना सीखेंगे, न कि जवाब देने के लिए। इससे आपके आसपास विश्वास और सम्मान का माहौल बनेगा, जो स्वाभाविक रूप से मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाएगा, चाहे वह परिवार में हो या दोस्तों के साथ। तीसरा, यह सीधे तौर पर आपके करियर को प्रभावित करेगा। कार्यस्थल पर हमारा लगातार मूल्यांकन होता है। आलोचना को शांति से स्वीकार करना, उसे व्यक्तिगत रूप से न लेना, बल्कि उससे सीखना एक सच्चे पेशेवर की निशानी है। तनावपूर्ण स्थितियों में घबराहट में न आना और सोच समझकर निर्णय लेना एक नेता का गुण है। आप एक अधिक कुशल, भरोसेमंद और मूल्यवान कर्मचारी या प्रबंधक बनेंगे। यह सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए एक मूलभूत कौशल है। और यहीं से निकलती है एक बेहद अहम और शायद चौंकाने वाली बात। हमें घटनाओं को नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी अपनी कहानियां या धारणाएं नियंत्रित करती हैं। यह नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा या किया, बल्कि यह
कि हमने अपने दिमाग में उसे क्या अर्थ दिया। और जब आप इस बात को सचमुच समझते हैं, तो जादू होता है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपनी वास्तविकता के निर्माता बन जाते हैं। आप अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। हो सकता है कि वह सहकर्मी जिसने आपको रूखा सा संदेश भेजा था, शायद उस वक्त अपने ऊपर कॉफी गिरा रहा था और आपने अपने मन में अपनी दुश्मनी का पूरा नाटक रच लिया। इस बात को समझना ही असल में वो ट्विस्ट है। तो संक्षेप में कहें तो प्रभाव विश्लेषण की तकनीक एक सरल लेकिन शक्तिशाली एल्गोरिथम है। रुकना, तथ्यों को इकट्ठा करना, वैकल्पिक संभावनाएं खोजना और एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना। यह आपकी व्यक्तिगत ढाल है जो आपको जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और अनावश्यक झगड़ों से बचाती है। यह एक ऐसा कौशल है जो जीवन को अधिक जागरूक और शांत बनाता है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियोस मिस न करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको सबसे ज्यादा किस स्थिति में पहली छाप परेशान करती है? क्या काम पर, अपने करीबियों के साथ बातचीत में, या शायद इंटरनेट पर? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।